मुसीबत घेर के आई। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की इच्छा रखने वाले और अपनी ही जबान से बार बार इसकी भविष्यवाणी करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हर सुबह एक नई मुसीबत लेकर आ रही है। और इस बार मुसीबत दिल्ली पहुंचकर सत्ता के सीने पर मूंग की दाल दरने लगी है। अपनी स्क्रीन पर सत्ता के लिए इस बड़ी मुसीबत के रूप में उभरे इन लाखों कर्मचारियों की भीड़ को देख लीजिए। और इस भीड़ का दावा है कि इनके पास 5 करोड़ से अधिक वोट हैं पूरे देश में, और ये सारे वोट इकट्ठा होकर मोदी सत्ता के खिलाफ जाने वाले हैं। यहां एक बात अपने दिमाग में और बिठा लीजिए कि 2019 में बीजेपी को 23 करोड़ से कम वोट मिले थे। तो ये भीड़ क्या है जो दिल्ली में दस्तक दे चुकी है, और कैसे ये भीड़ 2024 में मोदी सत्ता के लिए बड़ा संकट बन सकती है, कुर्सी के पावे हिला सकती है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही आज उत्तर प्रदेश के रामराज्य का बढ़िया वाला पोस्टमार्टम भी करेंगे। इस पोस्टमार्टम को देखकर आपको बीच सड़क चल रहे मदमस्त सांड की याद आएगी। जी हां, वही मदमस्त सांड जिसके ऊपर लाठी डंडा हाँकने डांटने किसी चीज का कोई असर नहीं होता। और हां, यदि आप महिला हैं तो खुद सुन लीजिए, और नहीं है तो अपने घर की महिलाओं को अटेंशन मोड में रहने के लिए कह दीजिए। खासकर यदि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो अपने मंगेतर के साथ बैठी हुई एक महिला को यूपी पुलिस ने कथित रूप से जिस रामराज्य का अनुभव करवाया है, यकीन मानिए राम भी यदि आज इस कहानी को सुन लें तो यूपी सरकार पर मानहानि का दावा ठोक देंगे। इसके अलावा कुछ अन्य बेहद महत्वपूर्ण मामले हैं, और ये सब आपके निजी जीवन से जुड़े हुए हैं, उसे प्रभावित करने वाले हैं। अभी बता देता हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही यदि हमारा काम आपको पसंद आता हो और आप हमें आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग जरूर करिएगा, क्योंकि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल की चाटुकारिता नहीं करते, इसीलिए हम आपकी बात कर पाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा बजा दीजिए। राह चलते आप अक्सर देखते होंगे सड़क पर मोटा तगड़ा सांड मदमस्त घूम रहा होता है। आप चाहे जितना लाठी डंडा मार लें, पानी फेंक दें, हुर्र फुर्र कर दें, उस पर कोई असर नहीं होता। हाँ, इतना जरूर होता है कि कभी कभी सांड देवता भड़क जाए तो आपको गंभीर रूप से चोट दे देते हैं। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी उसी मुद्रा में आ चुके हैं? इनके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं होता। ना तो ये हाईकोर्ट के आदेश को मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट की बात सुनते हैं, और इसके तमाम उदाहरण आपके सामने मैं आज रखूंगा। लेकिन एक ऐसी कहानी आई है जिसे सुनकर आपका कलेजा पसीज जाएगा। यूपी के फर्रुखाबाद जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक, जिनका नाम था अनिल कुमार त्रिपाठी, उम्र 51 साल, कथित तौर पर 96 माह से यानी 8 साल से इन्हें वेतन नहीं मिला था। और जब वेतन मांगने अधिकारियों के पास जाते थे तो अधिकारी यहां से वहां चक्कर लगवाते थे। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने कथित तौर पर इस कदर अपमानित किया कि शिक्षक अनिल कुमार त्रिपाठी जहर खाने को मजबूर हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ऐसा करने से पहले जो पत्र उन्होंने छोड़ा है उसमें आरोप लगाया है कि ब्लॉक शिक्षक कार्यालय के क्लर्क सुरेंद्र नाथ अवस्थी, प्रधान अध्यापक निर्देश कुमार गंगवार और BEO गिरिराज सिंह ने उन्हें अपमानित किया। और जब मास्टर साहब ने अपनी वेतन की मंजूरी मांगी तो उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया। यही बात मृतक शिक्षक के बेटे ने भी कहा है कि इन अधिकारियों ने मेरे पिता को आत्महत्या के लिए उकसाया है। इतना ही नहीं, कुछ और बातें हैं जो बेटे ने आरोप लगाते हुए कहे हैं। शिक्षक के बेटे का कहना है कि पिताजी ने 450 से अधिक पत्र अधिकारियों को लिखे थे। सोच कर देखिए, 8 साल में 450 से अधिक पत्र यूपी के अधिकारियों को लिखे गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और इतना ही नहीं, वेतन बहाली के लिए 2 लाख रुपया रिश्वत मांगने का भी आरोप बेटे ने लगाया है। बेटे का यह भी कहना है कि पिता के जहरीला पदार्थ खाने के बाद जब हम एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहे थे तब आरोपी अपनी गाड़ी में बैठकर, अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में बैठकर हमारा पीछा कर रहे थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि पिता अब नहीं रहे वो फरार हो गए। अब संबंधित धाराओं में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मगर सवाल यह है कि ऐसे लोग आते कहां से हैं, ऐसे कर्मचारी आते कहां से हैं? एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर लगभग 8 सालों से वेतन नहीं मिला हो, सोच कर देखिए उसका जीवन कैसे चल रहा होगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जिन कर्मचारियों ने चंद्रयान 3 जैसे अनेक सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए पैड बनाए, जिन्होंने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें भी महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के अधिकारी और सरकार के पास हर दिन अखबारों में बड़ा बड़ा इश्तेहार छपवाने के लिए, सोशल मीडिया पर ठेलम ठेल प्रचार करवाने के लिए, बाकी टीवी मीडिया तो जेब में पड़ा है, उसकी बात क्या की जाए। जगह जगह पोस्टरबाजी करने के लिए खूब सारा पैसा है, मगर जो लोग जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं उन्हें तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। ठीक उसी तरह से केंद्र सरकार के पास भी मोटे मोटे सेठों का लाखों करोड़ रुपया लोन माफ करने के लिए खूब पैसा है। प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदने के लिए खूब पैसा है, लेकिन हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का लगभग 1.5 साल से अधिक समय से तनख्वाह बकाया है, उसको देने के लिए पैसा नहीं है। आत्महत्या करने वाले शिक्षक के बेटे ने आरोप लगाया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वेतन जारी करने के आदेश के बावजूद उनके पिता का वेतन 96 महीनों से रोका गया, यानी 8 साल से रोका गया था, और वो भी तब जबकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। सोच कर देखिए, लोगों को यह भरोसा होता है कि कार्यपालिका बात नहीं सुनेगी तो न्यायपालिका के पास जाएंगे, मगर यूपी के अधिकारी इतने मनमाने हो गए हैं कि न्यायपालिका को भी ठेंगा दिखाते हैं। लगे हाथ एक और उदाहरण ले लीजिए। कई साल पहले उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी। अधिकारियों के नकारेपन का परिणाम यह हुआ कि परीक्षा में कुछ प्रश्न उत्तर गलत हुए। इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। वो फैसला आए हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं और पिछले 50 दिन से अधिक समय से लखनऊ में यानी रामराज्य की राजधानी में अभ्यर्थी धरना दे रहे। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं धरना दे रही हैं, मगर उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सोच कर देखिए, जब हाई कोर्ट के आदेश नहीं सुने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी जाएगी, तो फिर क्या भारत की जनता इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी? लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, 2-3 महीने में उद्घाटन होने वाला है। अब क्या चाहिए? उधर हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारी, कोई चाय बेच रहा है, कोई इडली, किसी के ऊपर लाखों का कर्जा हो गया है, परिवार भूखों मर रहा है। और उत्तर प्रदेश में 69,000 के जो अभ्यर्थी थे वो भी बेचारे दाने दाने को मोहताज हैं, मगर सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। अब सबसे पहले 2024 चुनाव के लिए पीएम मोदी के सामने खड़ी नई मुसीबत की बात कर लेते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में उमड़ी इस भीड़ को ध्यान से देखिए। जहां जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी, लोग ही लोग नजर आएंगे। ये बात अलग है कि गोदी मीडिया पर यह नजर कम आएगा या फिर नहीं आएगा, हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से लाखों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। अटेवा और एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय बंधु अपनी टीम के साथ पिछले कई दिनों से दिल्ली में जमे हुए थे और 1 अक्टूबर की रैली की तैयारी कर रहे थे। इसके पहले इन्होंने सांसदों के घरों की घंटी बजाओ अभियान चलाया था। इनका कहना है कि पूरे देश में सरकारी कर्मचारी 1 करोड़ की संख्या में है। यदि एक परिवार के 5 वोट भी जोड़ लिए जाएं तो यह संख्या 5 करोड़ वोटों की हो जाती है। यदि यह सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं करती तो वोट की चोट से इस सरकार को हटाकर दिल्ली में नई सरकार बनाएंगे। जिस तरीके से हिमाचल और कर्नाटक में किया है, वैसा ही हाल पूरे देश में किया जाएगा। जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं होगी और निजीकरण समाप्त नहीं होगा, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। पिछले दिनों वोट फॉर ओपीएस जैसे तमाम ट्विटर ट्रेंडिंग भी चलाई गई। हाल फिलहाल में आपने यह भी देखा कि कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश समेत पंजाब और झारखंड में भी पुरानी पेंशन योजना को लेकर कदम आगे बढ़ाए गए। मगर बीजेपी शासित राज्य इस मामले पर सन्नाटा मारकर बैठ जाते हैं। सरकार का तर्क होता है कि पुरानी पेंशन बहाल करने से खजाने पर बोझ पड़ेगा। इस पर लोग ये कहते हैं, ये तर्क देते हैं कि यदि धन्ना सेठों का, मोटे मोटे पेट वाले सेठों का लाखों करोड़ रुपया लोन माफ किया जा सकता है, कोई भी सत्ता का करीबी सेठ अरबों खरबों रुपया बैंकों का लूट कर विदेश में जाकर सेटल हो सकता है और कथित तौर पर सरकारी मशीनरी उन्हें भागने में मदद कर सकती है, तो फिर देश के करोड़ों कर्मचारियों को बुढ़ापे की लाठी क्यों नहीं दी जानी चाहिए? यहाँ एक बात और समझने वाली है, जनता के जेब में पैसे डालना भी अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। वैसे अब तो सरकारी नौकरियों की हालत ऐसी होने लगी है कि लोग चर्चा करते हैं कि वाजपेयी सरकार ने पेंशन खत्म किया और मोदी सरकार ने नौकरियां निपटा दी। ये लोगों की बात है और ये बात अग्निवीर योजना आने के बाद और तगड़े से चलने लगी है। वैसे ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं है जहां पर भर्तियां पहले से बढ़ी हो, घटी ही है ज्यादातर, और जो चल भी रही है वो सालों साल पंचवर्षीय और 10 वर्षीय योजना की तरह। पिछले कई सालों से कर्मचारियों के बीच इसकी डिमांड रही है। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन को लेकर वादा भी किया और कर्मचारियों की वोटिंग में यह देखा भी गया कि ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया। मगर पिछले कुछ महीनों में ओपीएस के नाम पर जिस तरीके की संगठनात्मक मजबूती देखने को मिली है, निश्चित ही आने वाले दिनों में खासकर लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए एक बड़ा संकट है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु का यह भी कहना है कि यूपी के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तथा मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अप्रैल 2005 के पहले विज्ञापित एवं चयनित शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के तर्ज पर बहाल करने की मांग की थी, लेकिन इस पर ये लोग कोई कार्यवाही नहीं करते। केंद्र सरकार के आदेशों का भी यूपी में कोई असर नहीं होता, यानी कि यूपी में न केंद्र सरकार के आदेशों का कोई असर होता है, न हाई कोर्ट के आदेशों का कोई असर होता है और न सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई असर होता है। एकदम छुट्टा सांड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए दिन सबसे दुरुस्त कानून व्यवस्था का दावा करते हैं, मगर शायद ही कभी कभार गलती से कोई ऐसा दिन गुजर जाता होगा जब यूपी में महिलाओं के साथ, महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध सामने नहीं आते होंगे। गुंडे, बदमाश और असामाजिक तत्व ऐसा काम करें तो मामला और होता है। मगर पिछले कुछ ही दिनों में आपने कई ऐसे उदाहरण देखे जब वहां पर पुलिस वाले ही महिलाओं के भक्षक बनकर सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों किसी एसओ पर महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे और अब इस मामले को ध्यान से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक महिला पार्क में अपने मंगेतर के साथ बैठी हुई थी, तभी 2 पुलिस वाले तथा एक सादी वर्दी में आदमी आते हैं। उनमें से एक महिला के साथ छेड़खानी करता है, शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता है मंगेतर के सामने और 10,000 रुपए भी मांगता है और लगभग 3 घंटे तक इस महिला के साथ जबरदस्त छेड़खानी की जाती है। बाद में एक पुलिस वाला पेटीएम के माध्यम से 1,000 रुपया घूस भी लेता है। महिला ने आरोप लगाया है कि राकेश कुमार नाम के पुलिस वाले ने मंगेतर को थप्पड़ भी मारा और 10,000 रुपया भी मांग रहा था। हम लोग लगातार हाथ पैर जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन इन पुलिस वालों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से एक आदमी ऐसा भी था जो 5-6 लाख रुपए की मांग कर रहा था और कह रहा था कि बचना हो तो 6 लाख रुपया दे दो। मगर सोच कर देखिए, आप या आपके घर की कोई बिटिया इस तरह की परिस्थिति में फंस जाए और पुलिस वाले उसके साथ छेड़खानी करें, शारीरिक संबंध बनाने की मांग करें, डराएं, धमकाएं, गालीबाजी करें, थप्पड़ मारें, तो आप क्या करेंगे और क्या महसूस करेंगे? जब इस महिला ने पुलिस के खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेन किया तो कथित तौर पर आरोपी पुलिस वाले दोबारा उसके घर पहुंचे और 1,000 रुपया जो पेटीएम के माध्यम से लिया था उसको वापस कर दिया और कहने लगे कि मुकदमा काहे कर दिया, काहे शिकायत कर दी। पिछले दिनों तमाम ऐसी भी कहानियां सामने आई।
आई जहां पर पुलिस वाले किसी की गाड़ी में तमंचा रखकर उससे धन उगाही कर रहे हैं। यानी यूपी पुलिस हर दिन नए कीर्तिमान रच रही है। मगर इस बीच बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि वे इन बातों का बुरा ना माने, कोशिश करें कि अपने सहकर्मियों को थोड़ी बहुत नैतिकता सिखा पाएं। कम से कम इतना तो सिखा ही दें कि जिस जनता को सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम उसके लिए दानव तो मत बन जाइए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और यह दावा कर रहे थे कि यूपी में बेटियां इतनी सुरक्षित हैं कि रात के 12 बजे 16 साल की लड़की गहनों से लदी हुई सड़क पर खुलेआम घूम सकती है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब जरा देवरिया जिले की इस खबर को सुन लीजिए। कॉलेज से बाहर निकलते ही एक युवती को 3 बदमाश उठा ले जाते हैं और किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। होश आने पर गंभीर स्थिति में युवती अपने घर पहुंचती है और बाद में मामला पुलिस तक पहुंचता है। मगर इन सब के बावजूद यूपी की कानून व्यवस्था एकदम एक नंबर है, दुरुस्त है, मान लीजिए, नहीं तो अखबार में इश्तेहार देकर छपवाना पड़ेगा और आपको जबरदस्ती मनवाया जाएगा कि यूपी की कानून व्यवस्था पूरी दुनिया में नंबर 1 है और दुनिया ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में नंबर 1 है। इससे पहले कि अगले चंद्रयान मिशन में यूपी सरकार की वाहवाही करने वाले पोस्टर चांद पर भेजने पड़े, आप लोग यूपी को नंबर 1 मान लीजिए तो अच्छा है, क्योंकि प्रचार में जो पैसा जाएगा वो तो आप ही का लगेगा, इधर से चाहे उधर से। हिंदी में कहावत है कि बने तो मेरी और बिगड़े तो तेरी। इस कहावत को गोदी मीडिया ने पिछले 9-10 सालों से सत्ता के लिए सजा कर रख दिया है। दुनिया के किसी कोने में कुछ भी अच्छा हो जाए तो कहा जाता है कि फलाने हैं तो मुमकिन है, लेकिन यदि कहीं कुछ बुरा हो जाए तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो जिम्मेदारी दूसरों की हो जाती है। भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करे तो 56 इंच का परिणाम है और चीन वाले भारत की जमीन पर कब्जा कर लें, भारत के भीतर घुस जाएं तो सेना की जिम्मेदारी है, सेना की गड़बड़ी है। भारत के खिलाड़ी कहीं कोई मैच जीत जाए तो फलाने जी ने मैच जितवा दिया और यदि हार जाए तो खिलाड़ियों ने अच्छा खेला नहीं। डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाएं तो खुद प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मैं किस्मत वाला प्रधानमंत्री हूं, और जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल बेहद कम कीमत पर आ जाने के बावजूद भारत सरकार ही तमाम तरह की ड्यूटी लगाकर महंगा तेल बेचे तो इंटरनेशनल मार्केट दोषी हो जाता है। इसी तर्ज पर न्यूज एजेंसी ANI का ये नया वाला खेल देख लीजिए। पिछले दिनों घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपए से घटा दिया गया। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया और ANI ने हेडलाइंस लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 200 रुपया कम करने का फैसला किया है। यह उनकी तरफ से देश की जनता और खासकर महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले कितना बड़ा गिफ्ट है, खासकर महिलाओं के लिए। मगर जब आज 1 अक्टूबर को कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 209 रुपया बढ़ा दिया गया है, तब वही ANI लिखता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दाम बढ़ा दिया। यानी दिल्ली में 19 किलो का कॉमर्शियल LPG सिलेंडर अब 1731 रुपए का हो गया है। वैसे दिल्ली के उपभोक्ताओं, आपके लिए खुशखबरी है, अब आप देश हित में 209 रुपया अधिक दे पाएंगे। और हाँ, इसके लिए थैंक यू फलाने जी बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ एक बार फिर से इन तस्वीरों को देख लीजिए। पिछली बार दिल्ली में ऐसी तस्वीरें किसान आंदोलन के वक्त दिखी थी दिल्ली के बाहर, और उसके पहले अन्ना आंदोलन के वक्त इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी। अन्ना आंदोलन वाली भीड़ ने UPA की सरकार को जड़ से उठाकर यूं फेंक दिया। यह अलग बात है कि अन्ना आंदोलन के पीछे पूरा खेल और षड्यंत्र किसी और दिशा में जाता है, क्योंकि ज्यादातर आरोप मात्र आरोप ही रह गए जो UPA सरकार पर लगाए गए थे। कुछ तो सरासर झूठे साबित हुए, कुछ का कोई आधार नहीं मिला, और जो मांग लेकर इतना सारा बवाल पूरे देश में मचाया गया था, भीड़ जुटाई गई थी, UPA सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए गए थे, वो सब हवा में ही रह गए, आज तक हवा में ही हैं। किसान आंदोलन ने दुनिया के 2 नंबरी अमीर आदमी के मित्र को झुकने पर मजबूर कर दिया। तपस्या में कमी दिखाई देने लगी और अब एक बार फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान में ये भीड़ जुटी है। आपको क्या लगता है, क्या देश भर के 1 करोड़ के आसपास सरकारी कर्मचारी भाजपा सरकार को झुका पाएंगे, अपनी मांग मनवा पाएंगे? और यदि सरकार नहीं मानी तो क्या 2024 में कुर्सी का एक पाया उखाड़ कर अपने साथ लेकर जाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। हमें पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।